हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 12th स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 11th चैप्टर, जो है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति। इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो है, जिसमें हम केवल वीवीआई क्वेश्चन, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने के चांसेस हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला एक क्वेश्चन ले लिया है, जो 2018 में, 19 में और 20 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, मैं सबसे पहले बात में ये है ना कि मैं विश्वास रखता हूँ, ठीक है, मैं विश्वास दिलाना ये भी चाहता हूँ कि देखिए, मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन किस वर्ष में पूछे गए हैं। एक वर्ष में भी पूछा गया है ना, तो वो भी हम दिखाते हैं। अगर 10 वर्षों में पूछा गया है, वो भी हम दिखाते हैं आपको कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो विश्वास लेकर आपको पढ़ाया जा रहा है, तो विश्वास किए रहिए, ऐसे ही आगे आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरा तो यही लक्ष्य है कि आपका 90 प्लस आपका लाना, ठीक है। यदि आप 90 प्लस लाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मुझसे पढ़कर जो विद्यार्थी आज 90 प्लस लेकर आए हैं, अपना नाम रोशन किए हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन किए हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो हार्ड वर्क किया जाता है और पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं, समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या गया, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, या तो कभी कभी जैसे प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कह दे, या सिंपल में कह देता है कि कार्यफलन से क्या तात्पर्य है, मतलब कार्यफलन क्या होता है ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं, देखिए ये सब टॉपिक हमने पहले कराया हुआ है, फिर भी अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे। आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि परिभाषा आपको रटना ना पड़े, समझ गए तो आपको परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। देखिए, प्रकाश वैद्युत मतलब कार्यफलन क्या होता है, इसको समझते हैं। तो कार्यफलन का सिंपल से यही मतलब होता है ना कि जैसे कोई धातु का सतह है, ध्यान से समझेंगे। सपोज दैट ये कोई धातु का सतह है, ठीक है जी, हमने समझ लिया एक धातु का सतह है। नाम लिख दूं मैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं धातु की सतह है। ये एक धातु की सतह है। तो हम जानते हैं जैसे धातु का सतह मतलब लोहा है, ठीक है, ऐसा सब कुछ। तो हम जानते हैं जो धातु होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें भी क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसमें भी क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे यही बताया जाता है कि वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, क्या बताया गया, वह न्यूनतम ऊर्जा। अब ध्यान से समझेंगे, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन, इस धातु की सतह से कितना, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है। बात समझ में आ रहा है, हमने क्या कहा कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, निकालने के लिए आवश्यक होता है। तो उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा आपको। हमने क्या आपको बताया, हमने यही बताया कि वह न्यूनतम ऊर्जा, क्या हम कह रहे हैं कि वह न्यूनतम मतलब होता है वो कम से कम, ठीक है। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, कार्यफलन कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा याद करना अलग बात होता है, बट समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। परिभाषा आप लिख ही ले और समझ में ना आए तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए समझने पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। समझ रहे हैं ना कि कोई बहुत ही कम ऊर्जा हम लगा रहे हैं, तो इस धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, तो उस कम ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो एक बार और मैं परिभाषा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने नोट्स में लिखते हुए चलिएगा। आप लिखेंगे कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, उसे कार्यफलन कहते हैं।
मैं परिभाषा फिर भी लिख दे रहा हूं, जिन विद्यार्थियों को समझ में आ गया है वो स्वयं भी लिखें, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है या होती है, उसे कार्य फलन कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्य फलन कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी आपके बहुत ही कम नंबर में, जैसे 1-2 नंबर में, 2-2 नंबर में से पूछे जाते हैं। तो बात समझ में आ गया होगा आपको। तो सिंपल है, में इसमें क्या लिखना होता है? परिभाषा लिखना होता है। फिगर अगर आप बना देते हैं तो और भी अच्छा रहता है कि जो आपके कॉपी चेक करने वाले जो टीचर हैं वो समझेंगे कि आपने डीप में स्टडी किया हुआ है, जिससे आपका नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी है जिनका राइटिंग मेरे जैसे मतलब उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो फिगर बना देंगे ना, तो उनको ये लगेगा कि स्टूडेंट ने अच्छा पढ़ाई किया है, तो वो और भी अच्छे तरीके से आपको पूरे फुल नंबर देंगे। समझ रहे हैं? तो ये कुछ मेथड होता है जो नंबर जो अधिक उठाने का एक तरीका है। ये भी मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी इस चैप्टर के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम समझेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो यह हमारा दूसरा प्रश्न है, जो है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। 2016 में, 18 में, ठीक है, उसके बाद 20 में, फिर से 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन 4-4, 3-3 नंबर में, 5-5 नंबर में पूछे गए हैं। तो ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। ये आपसे 2-2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप अच्छे से समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहली बात, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहे या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, दोनों बात एक ही है। जहां पे उत्सर्जन लिखा है वहां पे प्रभाव भी कह सकता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, हम लिखेंगे क्या? सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। उत्सर्जन की जगह पर प्रभाव भी मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में प्रभाव भी लिखा हुआ पूछा गया है। तो इससे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब समझते हैं। देखिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि कोई भी धातु का सतह है, जैसे सपोर्टेड, ये सब कुछ आपको डीप में आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कल्पना करने वाली ये चैप्टर हैं, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, गणना उड़ना जैसा कुछ नहीं है। तो समझिएगा, ये कोई धातु का सतह है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ धातु की सतह है। ये एक धातु की सतह है। हम जानते हैं धातु की सतह में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है जी। हम मान गए कि इसमें धातु की सतह में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब किसी धातु की सतह पर हम निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को आपतित कराते हैं, क्या हम करा रहे हैं? इस धातु की सतह पर हम निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को, निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को हम इस पर आपतित करा रहे हैं। क्या हम करा रहे हैं? निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को हम क्या करा रहे हैं? आपतित करा रहे हैं, मतलब इस धातु की सतह पर डाल रहे हैं। तो यही बात कहा जा रहा है कि जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को आपतित कराते हैं, इस पर डालते हैं, तो इस पर क्या होता है? तब इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना?
हमने यही आपको बताया है कि जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये संपूर्ण घटना ही प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या आपको बताया। इससे पहले हमने कार्यफलन पढ़ा था, तो कार्यफलन में हमने ये बताया था कि क्या हमने बताया था, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कार्यफलन कहते हैं। मतलब सिंपल में हमने ये कहा था कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है तो उसे ही हमने कार्यफलन कहा था। इसमें हम ये बता रहे हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में कह रहे हैं कि जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये संपूर्ण घटना जो है, इस घटना को ही हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। जिन विद्यार्थियों को समझ में आ गया है खासकर आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, जिन विद्यार्थियों को हमसे लिखना है वो देखकर लिख सकते हैं। यही बात हम भी लिखेंगे कि जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो क्या होता है, निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो यह संपूर्ण घटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन या प्रभाव कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा आपको। देखिए मेरा यही लक्ष्य है, मैं यही चाहता हूँ कि आपको परिभाषा रटना ना पड़े, समझ में आ जाए। इसलिए खासकर मैं परिभाषा ना लिखकर सबसे पहले मैं समझाने पे फोकस कर रहा हूँ। मैं यही कहूँगा ना कि जिन विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी मुझसे पढ़ते हैं, मुझ पर विश्वास किए हुए हैं, मैं उनसे खासकर कहना चाहूँगा भाई आपको क्या करना है, आपको रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसे पढ़िए ना कि आप अपने दोस्तों को समझा सके, ठीक है। समय आए तो आप खुद पढ़ा सके, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। अदरवाइज रट्टा मारकर याद कर लेने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए यहाँ पे डीप में भी समझा जाता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के और भाई बहुत सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम देखेंगे, डीप में एनालिसिस हम करेंगे, निश्चिंत रहना है। स्क्रीनशॉट तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पे हमने दो प्रश्न ले लिया है। पहला है, तीसरा हमारा प्रश्न, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। 2014 में, 17 में, 18 में, फिर से 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझेंगे। उसके बाद दूसरा एक और हमने क्वेश्चन लिया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके 17 में, 18 में, 20 में, 22 में और 23 में, मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा गया है। तो ध्यान से आप समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। एक एक चीज को हम डीप में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं हमेशा से यही कहता हूं कि कोई भी अगर टॉपिक पढ़ना है तो सबसे पहले उसका हेडिंग लिखिए, देहली
आवृत्ति। अब मैं आपको क्या बताता हूं, मैं कहता हूं ना कि परिभाषा रटा नहीं जाता है, समझा जाता है, तो हम समझेंगे ही। देखिए ये लगभग जो चैप्टर है ना पूरा एक ही जैसा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक में डीप में डिस्कस करने का ज़रूरत है, नहीं तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सभी एक दूसरे से रिलेटिव हैं, जैसे कि अभी आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको समझाऊं तो सपोज डेट ये एक धातु का सतह है, ठीक है, ये कोई धातु का सतह है। अब हम जानते हैं कि ये धातु का सतह है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्या है, धातु की सतह है, धातु की सतह। तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि जब किसी न्यूनतम आवृत्ति वाले प्रकाश को, ध्यान से समझेंगे, जो ये धातु की सतह है इस पर हम न्यूनतम आवृत्ति वाले प्रकाश को हम आपतित कराते हैं, ठीक है, इस पर हम क्या करा रहे हैं, न्यूनतम आवृत्ति वाले प्रकाश को आपतित करा रहे हैं इस धातु की सतह पर। मैं यहां पे लिख दूं न्यूनतम आवृत्ति वाले प्रकाश को। तो हमने आपको यही बताया कि जब किसी धातु की सतह पर न्यूनतम आवृत्ति वाले प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इस धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से उत्सर्जित, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से उत्सर्जित होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, उस न्यूनतम आवृत्ति को ही हम देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब जब किसी, मतलब यहाँ पे यही सिंपल में कहा गया ना कि जब किसी न्यूनतम आवृत्ति वाले प्रकाश को किसी धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है तो इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसी को, उस न्यूनतम आवृत्ति को ही हम देहली आवृत्ति कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे परिभाषा, हम परिभाषा यही कहेंगे कि वह न्यूनतम आवृत्ति, हम क्या कहेंगे, वह न्यूनतम आवृत्ति वाला प्रकाश जो किसी धातु की सतह पर आपतित कराने पर या जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, मतलब निकालने के लिए आवश्यक होता है, तो उस आवृत्ति को ही हम देहली आवृत्ति कहते हैं। बात समझ में आ रही है? हमने क्या बताया, हमने यही कहा कि वह न्यूनतम आवृत्ति वाला प्रकाश जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, तो उस आवृत्ति को ही हम देहली आवृत्ति कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी को हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, हम यही लिखेंगे कि वह न्यूनतम आवृत्ति वाले प्रकाश, वह न्यूनतम आवृत्ति वाले या वाले प्रकाश, मिस्टेक क्यों हो रहा है, प्रकाश, वह न्यूनतम आवृत्ति वाले प्रकाश जो किसी धातु की सतह से, जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम ना लिखकर ऐसे लिखेंगे तो और बेटर रहेगा, जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने मतलब उत्सर्जित करने के लिए, निकालने के लिए आवश्यक होता है, उसे या उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे हमने परिभाषा आपको लिख दिया है, समझ में आ गया होगा। एक बार और आप सुन लीजिए। आप कहेंगे वह न्यूनतम आवृत्ति वाला प्रकाश जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम देहली आवृत्ति, मतलब उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। जब हम न्यूनतम आवृत्ति वाले प्रकाश को इस धातु की सतह पर आपतित कराते हैं तो इस धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो उसी न्यूनतम आवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। इससे पहले हमने कार्यफलन पढ़ा था, तो उसमें हमने बस केवल यही पढ़ा था कि वह न्यूनतम ऊर्जा, इसमें हम आवृत्ति की बात कर रहे हैं और उसमें हमने ऊर्जा की बात किया था कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है। तो कार्यफलन में हमने क्या बताया, वह न्यूनतम ऊर्जा। देहली आवृत्ति में बताया क्या, वह न्यूनतम आवृत्ति। तो ये छोटा छोटा डिफरेंट है, ठीक है, बट इसके जो क्या है, सभी एक दूसरे से रिलेटिव है। अगर आप एक समझ गए तो दूसरा आपको समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगा। तो कार्यफलन आपने समझ लिया। फिर से हमने इससे दूसरी में हमने दूसरा क्वेश्चन कौन सा पढ़ा था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं, वो हमने समझ लिया। तीसरा हमने समझ लिया देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या होता है। अब चौथा हमारा, फिर से नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, चौथा हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति देहली तरंगदैर्घ्य से क्या समझते हैं। देहली याद रखेंगे, यहाँ पे देहली आवृत्ति था और यहाँ पे देहली तरंगदैर्घ्य हो गया। तो ये भी इसी के तरह ही होगा, केवल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं देहली तरंगदैर्घ्य, ठीक है। यहाँ पे ये केवल ऐड किया गया है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या समझते हैं। इसको क्वेश्चन ऐसे भी कह देता है देहली तरंगदैर्घ्य, मतलब देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये केवल कंफ्यूजन के लिए आपसे किया गया है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जैसे जो ज़्यादा नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर ही पढ़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे कह दिया प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या समझते हैं, तो जानते हैं क्या करेंगे, वो प्रकाश वैद्युत जो प्रभाव की जो परिभाषा है वो लिख देंगे, और जबकि पूछा गया है देहली आवृत्ति। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए पूछता है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। देहली आवृत्ति का सिंपल वे मतलब यही है ना कि कोई धातु का सतह है, जैसे आप समझिएगा ये सपोज डैट ये एक धातु का सतह है। अब इस धातु के सतह में इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, उस समय से तो हम यही पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जब किसी धातु की सतह पर इस पर हम क्या करते हैं, याद रखेंगे, इस पर हम अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को आपतित करते हैं। क्या करते हैं, ये जो धातु की सतह है इस पर अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को हम क्या करते हैं, आपतित कराते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये धातु की सतह है, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम यही बता रहे हैं कि जब किसी धातु की सतह पर, मतलब ये हम कह रहे हैं कि वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश, ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं जब किसी धातु की सतह पर अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इस धातु की सतह से कितने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है। तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये जो घटना है, ये जो अधिकतम तरंगदैर्घ्य है, वही तरंगदैर्घ्य क्या कहलाता है, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा आपको। तो यही आपका बोल देंगे आप, सिंपल सा है, कुछ हार्ड नहीं है। एक बार और आप सुन लीजिए, हमने यही बताया कि जब किसी धातु की सतह पर अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को आपतित कराया जाता है, आपतित मतलब डाला जाता है, तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो उस अधिकतम तरंगदैर्घ्य को हम देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं।
तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए हम अब इसको परिभाषा को लिख देते हैं। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को समझ में आ गया वो परिभाषा को स्वयं ही लिखें। ठीक है, तो वही बात हम लिखेंगे कि जब किसी धातु की सतह पर अधिकतम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को आपतित कराया जाता है, तो क्या होता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो उस तरंगदैर्ध्य को क्या कहते हैं? देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है। वही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब किसी धातु की सतह पर अधिकतम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उस अधिकतम तरंगदैर्ध्य को ही हम देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। पहले ही हमने ज़्यादा समय दे दिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे और भी जो टॉपिक है उनको हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है जो है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम लिखिए। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछे गए हैं। ध्यान से आप समझेंगे। 2015 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो नियम होता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ध्यान से एक एक चीज को आपको समझते हुए चलना है, उसके साथ साथ नोट डाउन में आपको लिखते हुए भी चलना है। तो आप सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम। तो देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव का निम्नलिखित नियम होते हैं। याद रखेंगे प्रभाव का है, यहाँ पे उत्सर्जन भी कह सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके निम्नलिखित नियम होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके 4 नियम हमने लिख दिया है, एक एक करके समझ लेते हैं। पहला नियम क्या कह रहा है? पहला नियम कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कोई समय पश्चता नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ध्यान से आप समझेंगे, हमने जब मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव अभी हमने पढ़ा ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का ही तो नियम हम पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में हमने क्या आपको बताया था? हमने कहा था कि एक धातु का सतह है, ठीक है, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही तो हमने बताया ना कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एक धातु का सतह है। और इस पर हमने क्या बताया कि इस पर हम निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को हम आपतित कराते हैं। ठीक है, इस प्रकार निम्न आवृत्ति वाले, क्या हमने कहा था? निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को आपतित कराते हैं। तो जब हम किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को आपतित कराते हैं तो इस धातु की सतह से क्या होने लगता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं।
तो यही संपूर्ण घटना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कोई समय पश्चाता नहीं होती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है तो समय पश्चाता नहीं होने का मतलब ये है कि जैसे ही हमने इस धातु के सतह पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराया, मतलब निम्न आवृत्ति का प्रकाश जैसे ही इस धातु की सतह पर पड़ता है तुरंत ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। मतलब एक भी समय नहीं लगता, जैसे पड़ा इस पर, जैसे इस धातु की सतह पर प्रकाश पड़ा तो वो तुरंत ही इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलने लगेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कोई समय पश्चाता नहीं होती है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तुरंत जैसे ही प्रकाश पड़ा इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया। समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ से जो यहाँ पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की जो कहा जा रहा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, मतलब हमने यहाँ पे यही ना कहा कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, परंतु उत्सर्जित कितने होंगे तो उसकी कुछ ना कुछ संख्या होगी। तो वही कहा जा रहा है कि इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो निर्भर किस पर करेगी, वो निर्भर इस बात पे करेगी कि जो प्रकाश वैद्युत जो निम्न आवृत्ति वाला प्रकाश है उसकी तीव्रता पर निर्भर करेगी। मतलब प्रकाश जो निम्न आवृत्ति वाला प्रकाश है ना, ये कितने तीव्रता से, कितने तेजी से, कितने वेग से यहाँ पे जल्दी आ रहा है, मतलब कितने तीव्रता से, कितने तेजी से हम इस पर आपतित करा रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ना कि आवृत्ति पर। ठीक है, ना कि आवृत्ति पर। थोड़ा सा 1 मिनट फोन आ रहा है, मैं साइलेंट कर दूं। ठीक है जी, तो ये आपका समझ में आ गया। हमने यही बताया कि किसी भी धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो वो निर्भर इस बात पे करते हैं कि इस धातु की सतह पर जो हम निम्न आवृत्ति का प्रकाश डाल रहे हैं वो कितनी तीव्र से डाल रहे हैं, कितना तेजी से हम डाल रहे हैं। इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसकी आवृत्ति कितनी है। ठीक है, निम्न है या उच्च है, मतलब उसकी आवृत्ति अधिक है, कम है, इस पर निर्भर नहीं करता है। कितने हम तेजी से इस पर आपतित करा रहे हैं, मतलब इस पर डाल रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। वही बात हमने लिखा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर नहीं। उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता कि आवृत्ति उसकी अधिक है, कम है, इस पर नहीं। उसकी तीव्रता की कितने तेजी से इस पर डाला गया है प्रकाश को, इस पर निर्भर करता है। समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा कहा जा रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। इसका मतलब यह हुआ, जस्ट थोड़ा सा अपोजिट है, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा, वेग मतलब कितने वेग से इसमें से निकलेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा ना वो किस पर निर्भर करेगा, वो इसकी जो प्रकाश है ना, तो ये निम्न आवृत्ति का प्रकाश है या उच्च आवृत्ति का, इस पर निर्भर करेगा, ना कि इस निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को कितने तीव्र से हमने डाला है, इस पर निर्भर नहीं करेगा। निर्भर इस बात पे करेगा कि इसकी आवृत्ति अधिक है या कम है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। आवृत्ति पर निर्भर करता है कि मतलब आवृत्ति कम है या अधिक है, उस पर निर्भर करेगा, तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा। समझ में आ गया होगा आपको। आते हैं चौथे पे। चौथा कह रहा है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। वही बात देहली आवृत्ति का परिभाषा बता दिया गया है चौथे नियम में। हमने तो वही ने बताया था कि देहली आवृत्ति का परिभाषा क्या बताया था, वह न्यूनतम ऊर्जा जो वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है
उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। और वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। तो वही बात तो हमने उस तरीके से कह दिया, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, वही देहली आवृत्ति कहलाता है। तो मैंने हमेशा से ये कहा है कि यदि आप समझे हुए हैं चीज़ों को तो आप बहुत तरीके से परिभाषाओं को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये हुआ आपका पूरा कंप्लीट ये क्वेश्चन। इतना आप लिख देंगे, आपको 3 नंबर बिल्कुल कहीं भी जाने वाले नहीं हैं, मिल जाएंगे। तो अभी तक हमने एक भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर के नहीं देखे हैं। मैं इसलिए न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल का हमने सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हमने 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाले सभी न्यूमेरिकल को कराना है। तो वो सब हम आपको करा भी रहे हैं। एक 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल का वीडियो बना दिए हैं, एक हमने बनाया 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल का वीडियो, 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल का वीडियो बनाया है। तो जरूर आपने 3 वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप फिजिक्स न्यूमेरिकल का और केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का, तो उससे जाकर आप न्यूमेरिकल का जरूर वीडियो देखिएगा। न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इतनी बात समझ गए। दूसरी बात यह है, देखिए इस चैप्टर का लगभग ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये चैप्टर 2 क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। एक है पहला, आप नीचे में क्वेश्चन दिखा दूंगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो ये तो अभी हमने बताया ना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या बताया कि जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को आपतित कराते हैं तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह संपूर्ण घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाता है। तो ये तो हमने पढ़ा दिया है। तो पर इसी में ऐड है क्वेश्चन में कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से क्या समझते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। मतलब आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है ये आपको बताना है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग हर साल ये पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यही कहूंगा बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, तैयार कर लेना है। यूट्यूब पे आप क्या लिखेंगे इसको पढ़ने के लिए, आप लिखेंगे, देखिए इतना ही बात आपको लिखना है, अभी आप तैयार कर लीजिए। आप YouTube पे लिखिएगा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिए, वीडियो आपको सबसे पहले हमारा मिलेगा, उसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ये भी आप टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जाकर जरूर आप पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर का 2 इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक बता दिया। ये 5-5 नंबर वाले टॉपिक हैं, पहले ही हमने करा दिया है। शायद हमने डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पर वीडियो नहीं बनाया है, समय ना होने के कारण अब पीछे छूट गया 1-2 टॉपिक, तो कहेंगे तो वो भी बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं बनाया जाएगा। पर फिलहाल आप दूसरे किसी से भी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पढ़ सकते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है वो हमने पढ़ा दिया है, आप जरूर उसको पढ़ लीजिएगा। तो आगे और भी जो 1 शॉट वीडियो है केमिस्ट्री का जल्दी आपको मिलेगा, ठीक है, निश्चिंत रहना है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।